महंगाई की सूरत हाल ये कि सुबह एक चीज की कीमत और है, शाम के वक्त उसकी कीमत में इजाफा नजर आता है। तो हम पूछ रहे हैं कि हुकूमत है कहाँ? हुकूमत टीवी की स्क्रीन पे है, हुकूमत जो है वो इक़्तिदार के अवानों में है और अच्छी मईशत वजीरों और मुशीरों की है। बाकी पूरी कौम इस वक्त महंगाई की बेरहम सुनामी की मौजों के अंदर गर्क होकर रह गई है। हम तो जो कौम सोच रही है वही हम सोच रहे हैं। कौम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, अद्वियात महंगी हैं, तालीम महंगी है, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। शहर लाहौर को आप देखें तो वो शहर के जो दरियाए रावी के किनारे पे मौजूद हो, वो रावी इस वक्त दरिया की बजाय एक गंदे नाले का रूप धार गया हुआ है। लाहौर के गलियां और मोहल्ले कूड़े से अटे पड़े हैं। पिछले 2 माह से लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया के गंदे तरीन शहरों के अंदर शामिल है। हम कौम के लिए निकले हैं, बिल्कुल हम कौम को एजुकेट करेंगे, कौम को उनके मसाइल से आगाही देंगे, उसके हल के लिए उनको रोड मैप देंगे। ये आज हम कर रहे हैं तो ये तो हमने 1 साल से शुरू किया हुआ है। आज हम ये जहाँ बैठे हुए हैं लोगों के भले के लिए बैठे हैं। महंगाई जिस सतह पर चली गई है, अब लोग तो बेचारे अब मजीद निचोड़े जाने के काबिल भी नहीं रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान, अकबर चौक हम इस वक्त मौजूद हैं। जमात इस्लामी की तरफ से महंगाई के खिलाफ धरना और रैली जो है वो इस वक्त अपने नुक्ता अरूज पर है और आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है। प्राइमरीली सबसे बड़े पैमाने पर जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई महंगाई से वो सारा मुतवसत तबका है या गरीब लोग हैं जो 2 टके नहीं कमा पाते और शायद खुरनोश से लेकर बिजली की कीमतों तक, पेट्रोल की कीमतों तक सब कुछ उनकी दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। मजीद यहाँ के आपको हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। मैं अभी तकरीर सुन रहा था और आप फरमा रहे थे कि किसी को गलत अलकाबात से नहीं बुलाना चाहिए। बिल्कुल, देखें जी, मैंने हवाला भी दिया है कि अगर कोई मुल्क का सबसे बड़ा किसी को डीजल बोलेगा तो फिर आगे उसका भी रिएक्शन आएगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि आप अपनी अंदर जितनी मर्जी किसी के बारे नफरत रखें, मगर कौम की आने वाली नस्ल को जो अच्छा जनाबिला फ्यूचर दे के जाएँ, बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से, आप किसी के लीडर को और किसी के चाहने वाले को जिससे कोई लोग प्यार करते उसका उल्ट नाम न ले। अल्लामा साहब, तहरीक अदम एतमाद के बड़े आजकल गुफ्तगू हो रही है, बड़ी डिस्कशंस चल रही हैं जी, बड़े फार्मूले डिस्कस हो रहे हैं। आपका ज़ाती क्या ख्याल है, क्या होने जा रहा है? देखें, मेरी बात से अदम एतमाद तो आ चुका है। सबसे बड़ी ताकत होती है हुकूमत की गरीब जब दुआएं देता है तो अर्श पे अल्लाह उस हुक्मरान की मदद करता है। तो इसलिए अब इस हुक्मरान को गरीब बद्दुआएं दे रहे हैं, तो जिसके साथ गरीब की बद्दुआ हो जाए वो कभी तरक्की नहीं करता। अदम एतमाद अवाम ने तो दे दिया है, अब वो नंबरों का मसला है उधर, क्योंकि उनके इलेक्ट MP MN तो वो अपने आप से अपोजिशन की बड़ी लेगेसी है लंबी चौड़ी कि वो मोस्टली कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि गिलानी साहब वाला इलेक्शन निकाल लिया था उन्होंने, लेकिन क्या समझते हैं आप कि ये यहाँ अभी इस स्टेज पे गवर्नमेंट को मजलूम बनाने वाली बात नहीं हो जाएगी? गवर्नमेंट पूरा टर्नओवर करे अपना। मजलूम तो वो होता है जिसने कोई अवाम के लिए कुछ किया हो तो फिर उसकी कोई टांगे खींचे, तो अवाम कहती है कि हम दुनिया भर में महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। अच्छा, तो इस वजह से जब पहली हुकूमतों में महंगाई होती तब दुनिया भर का लफ्ज याद नहीं होता था, तब भी दुनिया भर का लफ्ज याद होना चाहिए था, तब भी कैलकुलेटर होने चाहिए पास। हम इस बात पे कोई एग्री नहीं करते कि दुनिया भर में महंगाई है। हम कहते हैं औरों को सब्सिडी देते हैं और मनसूबों में बात करते हैं सिर्फ हमें घी में सब्सिडी दे। हम गरीबों के लिए आवाज़ चाहते हैं, हमें हुकूमतों से लेना देना कोई नहीं, असम्बली से लेना देना कोई नहीं। हम चाहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हो, घी सस्ता हो। अवाम जब औरत जाती है ना दुकान पे तो सब्जी महंगी लेती है, तो उसको तो अपनी सब्जी से गर्ज है ना असम्बली से गर्ज है ना MP MN से गर्ज है। इसलिए मेरे लाहौर न्यूज़ दे चन्न मेरी मन तू गरीबां दी गल्लां अगे चला, ताकि गरीब वास्ते कोई पेट्रोल सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए, घ्यो सस्ता हो जाए। जेडे महंगे करके पैसा कमाउंदे ने स्टाक च रख के उन्हां दे उत्ते कार्रवाई नहीं हुंदी। है जी, ये माफिया है। अब सबसे बड़ी कुर्सी तो इसके पास है, तो इसको चाहिए ना वो माफिया को कंट्रोल करे। मेरे ख्याल सिस्टम के बड़े मसाइल हैं,
सिस्टम किसने ठीक करना है? सिस्टम जिसके पास कुर्सी है उसने करना है ना। अब सबसे बड़ी कुर्सी तो खान साहब के पास है, तो बस बैठ जाए, कहे अगर ये काम ऐसे नहीं होगा तो मैं एक दिन भी नहीं हुकूमत करूंगा, अगर करनी है तो आप ये सिस्टम को ठीक करें, मैं इससे आगे बात नहीं सुनूंगा। तो इंशाल्लाह इदारों के अंदर जो बड़ी करप्शन होती है, अब देखें ना, पुलिस कोई तफ्तीश करे वो ठीक मेरिट पे ना करे, कोई इदारा तफ्तीश करे मेरिट पे ना करे। अब आप सारा दिन लोगों में फिरते हैं, आप खुद देख लें कि लोगों में कितनी ऑनेस्टी बची है, कितनी ईमानदारी से वो काम करना चाहते हैं। देखिए, इदारे गलत नहीं होते, हर इदारा पाकिस्तान का इस टाइम सही काम कर रहा है। सिर्फ उसमें चंद लोग अगर गलत हों तो हम इदारों का नाम नहीं ले सकते। इदारा पुलिस हो, फौज हो, रेंजर हो, जनाब जी वापडा हो, पाकिस्तान के इदारे हर एक काम कर रहे हैं। एक सियासतदान नहीं काम कर रहा, एक MP नहीं काम कर रहा, एक MNA नहीं काम कर रहा, क्योंकि इन्होंने कानून बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। इम्प्लीमेंट करना किसके लिए? अवाम के लिए। ये हुकूमत ने आर्डर देना है तो पुलिस ने आर्डर। अभी तकरीर के दौरान मिनिस्टर्स की अमीर होने की फार्मूला बता रहे थे, वो क्या था? वो यही था कि मैंने अवाम में निचली सतह पे सुना कि इस फलां वजी का फलां का ये कुछ भी नहीं था इधर, और उनके अपनी ज़बानों से भी लोगों ने सुना है। मगर वो जो पेट्रोल पंप हैं या फिर ये कॉलोनियाँ पास नहीं होती थी, उनकी कॉलोनियाँ पास करा दी, उन्होंने कोठियाँ भी दे दी, सब कुछ दे दिया। अब ये अमीर हो गए। अब नई गवर्नमेंट जो आएगी वो IMF के साथ जो मुआहदे हैं वो तोड़ तो नहीं सकेगी, तो महंगाई में तो जकड़े गए बड़े बुरी तरीके से। आपको हल क्या समझ आता है? आने वाले का हाल तो मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे हैं, उनको जो ड्यूटी लगाते हैं वो करते हैं। ये देखें, पुलिस ड्यूटी पे खड़ी है, फौज ड्यूटी पे खड़ी है, रेंजर ड्यूटी पे खड़ी है, वापडा ड्यूटी पे खड़ी है, वजारत को ट्रांसफार्मर खराब हो वो पहुंचते हैं। सिर्फ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कानून अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, दूसरा आके ख़त्म कर देता है। जब तक कानून पाकिस्तान की बका के लिए, अवाम के फ्यूचर के लिए नहीं बनेगा और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अगली हुकूमत जो आएगी उसकी तो बात की बात है, पहले जो मौजूदा जो कर रही है हम तो उस पर बात कर सकते हैं। आने वाले दिन फिर क्या देख रहे हैं आप, क्या हालात देख रहे हैं? आने वाले तो मैं तो ये बता दिया आपको स्पीच में भी, पाकिस्तान इंशाल्लाह इस ज़मीन पे कायम रहेगा। इसको बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे और कौम के सामने उनके चेहरे आ चुके हैं। झूठों से ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। ईमानदार हुक्मरान वो है जो अपनी कौम से किए वादे पूरे करे, अगर ना हो तो कहे भाई ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ वज़ीर आज़म बनाया सी, मेरे को नहीं चलती, तुसी अपना वज़ीर आज़म नवा। अल्लामा साहब, तनकीद शाइस्तगी से भी तो हो सकती है ना, तो सियासतदान मोस्टली पॉलिटिकल बात करते, शाइस्तगी का अगर दामन थामे, हुकूमती पार्टी भी अगर शाइस्तगी का दामन थामे तो वो हेट स्पीच को इस तरह तरवीज मिलती है। देखें मेरी बात सुने, हेट स्पीच का सिलसिला सबसे पहले हुक्मरानों ने शुरू किया। अब देखें, मौलाना फजल रहमान साहब एक मजहबी लीडर है, आलम दीन है, उनको डीजल बोलना ये कहाँ का इंसाफ है? जिथे एक को वे कमला उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे वेड़ा कमला उन्होंने समझावे केड़ा। सियाने बंदे जिहड़े हुंदे ने वो कदी भी किसी दे बारे इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहते। इस वास्ते ये शुरू इन्हों ने किया है काम। कभी किसी की बेटी की बात की, कभी कुलसूम नवाज के जनाजे की बात की, कभी बेनज़ीर भुट्टो की बात की, कभी बिलावल को बिल्लो रानी कहा। ये सारी बातें आपके सामने मौजूद है। तो ये सारा बच्चों को कल्चर तो इन्होंने दिया है। मौलवियों को डीजल कहना और ये बातें करना, ये मौलवियों का क्या काम है सियासत से? भाई सियासत से नहीं काम, हम हक की बात तो कर सकते हैं ना। जब हम किसी पाकिस्तानी का हक खाएंगे तो हमें बताना, तो हम पाकिस्तानी गरीब अवाम की आवाज़ तो उठा सकते हैं। आपके ख्याल में गवर्नमेंट को मौलाना फजल रहमान पे क्या गुस्सा है? असल में वो ये गुस्सा है ना, उनको पता है कि हमारे अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जैसी शख्सियत ऐसी है जो हमारी करप्शन को बेनकाब करती है, हमारी बातों पे जनाब नबी दुनिया के सामने नक्शा लेकर आती है और उसके साथ अवाम आती है। उसका धरना मैंने देखा था, दूरबीन से उन्होंने अवाम को देखा, इसलिए उसके साथ मजहबी ताकत है, मदारस है, एक मदरसे में 10-10 हज़ार बच्चे हैं। फिर ये कहते हैं जी ये बच्चों को ले आते हैं, इनके साथ नहीं बच्चे, इनके साथ भी फेसबुक पे सारे बच्चे ही हैं ना। ये बच्चों के जरिए वज़ीर आज़म बन सकता है, तो मौलवी बच्चों को लेकर अपनी सड़क पे अपनी आवाम की बात नहीं कर सकता। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो हेट स्पीच चल रही है और एक दूसरे को गालम गलोच का सिलसिला है, कोई बंदा सादी पोस्ट भी करे, नॉर्मल सी पोस्ट कुछ लिख दे तो उसके नीचे भी गालियां आना शुरू हो जाती हैं। इसका दफा में भी इधर कही नहीं है कि मुझे पता है इनके लड़के जो एक दूसरे की किरदार कशी करते हैं फेसबुक पे, इनको पैगाम है कि मोमिन मुसलमान जो किसी को झूठा और सच्चा कहता है दलील की बुनियाद पे कहता है। और हुजूर ने फरमाया कि जो सही मुस्लिम हदीस है कि मोमिन किसी को गाली नहीं देता, तो गाली देना एक बहुत बड़ा जुर्म है किसी को। जापान में पॉलिटिकल पार्टियों का मैंने जापान के बारे में तहकीक की है, जापान में सबसे कम यानी 97% लोग किसी गाल को जानते ही नहीं। जापानी कौम के बारे में मैंने सुना है वो गाली नहीं देते, तो हमारी तो बात ही गाली से शुरू होती है, ये बिल्कुल गलत। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के सोशल मीडिया जो उनके अपना
अकाउंट्स भी हैं, उनको चलाया भी जाता है प्रॉपर, अब और देखिए मैंने वारफेयर इस नाम तरह दिया होती है कि किसी की ज़ात के बारे में या बीवी के बारे में या किसी की किताब के मसले के में कि उनकी ज़ातियात के बारे को किसी किताब लिखी है, बिल्कुल गलत बातें हैं। हर बंदा ही गुनाहगार है। बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया मैनू बुरा लब्बा ना कोई, जद में अंदर चाती पाई मेथों बुरा ना कोई। हर इंसान के करदार उनके पास है, अल्लाह जानता है किसके पास क्या है किसके पास क्या है। हमें ना PTI के बारे, ना नून लीग के बारे, ना फजल रहमान साहब के बारे, किसी जमात के बारे ज़ाती करदार कशी नहीं करनी चाहिए। ना किसी की बेटी की, ना किसी की बहू की, ना किसी की बीवी की, ना किसी लीडर की, ख्वाह वो बिलावल हो ख्वाह को जरदारी हो, कोई भी ज़ातियात पे हमने हमला नहीं करना। कुरान कहता वला तजस्ससू, तुम किसी की जसूसी ना। आप काफ़ी मारूफ शख्सियत हैं और ये देखें आपके इर्द गिर्द अभी भी क्राउड इकट्ठा है, तो शोहरत संभालना मुश्किल काम है जी काफ़ी। देखें जी, शोहरत वही संभाल सकता है जिसको किसी से मफाद ना हो। मैंने ऑन दिस पेज आपने देखा स्टेज पे कह दिया है कि गरीब वास्ते मैनू बुलाओ गड्डी मेरी पेट्रोल तुहाडा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠਾ ਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਜਟ ਸੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਵਾਮ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੈगाम है, सियाफी मुआशरे की आँख होंगी है। मैं तमाम पार्टियों को कहूँगा सियाफत में सियासत का मत जोड़ा करें। ये जो देखते हैं इन लोगों के सामने बयान कर देते हैं और इनके ऊपर हमला भी ना किया करो। सियाफी का शोभा ही यही है कि वो उसने हकीकत दिखानी है। अगर इनमें कोई 2-4 आदमी गलत भी हों कि किसी की किरदार कशी करें तो आप सारी सियाफत को बुरा मत कहें। और जो आप कहते हैं कि ये सियाफी जनाब जी ये दिखाएगा, तो जाहिर है अगर जिसने जुर्म किया अगर उसने दिखाया तो जिसका दिखाया उसने तो उसका दुश्मन बनना है। आपके ख्याल में मोहसिन बेग साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया? वो मैं तो उस लफ्ज़ पे यही लफ्ज़ कहूँगा कि अगर उन्होंने किसी किताब का हवाला दिया है तो सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए जिसने किताब लिखी है। तो अगर उन्होंने हवाला दे दिया है तो उसको हवाला देने की इतनी सज़ा नहीं है जितनी सज़ा उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अदनान गोशा मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं सर ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाना, टैक्सी वगैरह ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰਵਿਸ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, 160 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ आप गुजारा कैसे करते हैं? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਰ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਲੰਡੇ 'ਚ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾ ਡੇਲੀ ਉਹੀ ਖਾਈਦਾ। ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਮਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਜੱਪਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ਬੱਚੇ ਸਰ ਮਦਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। खाना पीना घर का कैसे करते हैं, क्या करते हैं? सर खाना पीना है 700 500 400 ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨਾ। ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਟ ਮੈਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 20 ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਮੇਰੀ ਫਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਵੇਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਘੁੰਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 200 400 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਣ ਡਿਆ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਸਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘਟਾਉਣ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ, ਜੋਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੀਏ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖੁਦਾ न ਖਾਸਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸਤੇ ਨਿਕਲੀਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। क्या हाल है आपके? अल्लाह दा फजल है। सेहत ठीक नहीं लग रही आपकी? नहीं। क्या हो फालिज हुआ है? हाँ बस ही पूरा। इलाज कहाँ से करवा रहे? अल्लाह से मैं कम अज कम कोई 7 साल हो गए ने इलाज कराना पिया मैं। टाउनशिप टाउनशिपों इलाज कराना। कितने पैसे लगते हैं इलाज के? बड़े पैसे लगते हैं, ये कम अज कम कोई 5 लाख तो उत्ते ही लग गए। कौन देता है पैसे? कौन? ज़रार जलील साहब, ज़रार जलील साहब ओ मेरा अब इलाज करा दें। इलाज ठीक चल रहा है? हाँ जी। कोई कमी कुताही तो नहीं इलाज में? अल्लाह का शुक्र है। ज़रार जलील साहब ने ना वो ग्रीन टाउन दे ओ मेरा इलाज करा दे पहले। बच्चे कितने आपके? बच्चियां 6 सन, 4 ब्याहियां गई ने ते 2 है ते बच्चा एक छोटा है वो 11वीं पढ़ता पे। ये कैसे होगी? आपकी तबीयत कैसे खराब हुई? क्या हुआ था? मैं पढ़ाता था बच्चे। टीचर हैं आप? हाँ, तो कम नहीं टीचर नहीं था, कुरान पाक दी तालीम देंदा था। माशाअल्लाह। तो 120 बच्चे ते कोई 35 को बच्चियां होंदियां सन। सवेरे सवेरे ओ मैं मैनू फाल पता ही कोई नहीं लगता। ये जेड़ा ना BP ये हाई हुंदा सी, मैं इनू कोई नहीं समझदा। वो फिर हाई होया तो फिर 200 तो उत्ते चढ़िया थे वो मैनू फाल हो गया। फिर मैनू पता लगा भी ये बड़ा मुसीबत है। ब्लड प्रेशर पहले चेक ही नहीं कभी करवाया था? नहीं ना, कभी जरूरत ही नहीं पेश आई। तो बस वो फाल जो हो गया रोज़ा तो 8 दिन पहले फाल जो सी 14 दिन तो फाल जो है तो फिर वो आज तक ठीक तो नहीं होया, पर ये अल्लाह का शुक्र है
अब मैं सोटी फाड़ के नमाज पढ़ने चला जाना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। यानी आप ब्लड प्रेशर को सीरियस लेते तो इस तरह नहीं होना। बिल्कुल जी, मैं तो ब्लड प्रेशर की गोली खाना रोज। क्या हाल है आपके? अच्छे हालात नहीं है महंगाई की वजह से। मुझे खुश लग रहे हैं आप तो। खुश वैसे हमारा प्रोग्राम अल्लाह की तरफ से कामयाब प्रोग्राम है। लोग धरना लोगों ने दिया हुआ है महंगाई के खिलाफ। इंशाल्लाह ताला हम पूरा उम्मीद हैं कि हम जिस मकसद के लिए निकले हैं अल्लाह ताला उसमें हमें बरकत डालेगा हमारे। आप क्या करते हैं मोस्टली, क्या आपकी जिम्मेदारियां होती हैं? मुआश खाना छाना, ब्रेड एंड बटर कहाँ से कमाते हैं, क्या तरीक़ेकार है आपका? मैं रिटायर्ड रेलवे मुलाजम हूँ और जितनी मुझे पेंशन मिलती है मैं कहता हूँ कि कोई बंदा बजट नहीं बना सकता कि घर का कि वो उस बजट में हम गुजारा कर सकें। कितनी पेंशन है बता सकते हैं? 30,000 पेंशन है। 30,000। तो उस 30 का क्या करते हैं आप फिर? क्योंकि आपके खर्च तो ज़्यादा होंगे। वो बिल ही इतने, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, पानी के बिल इतना आ जाता है और गैस के बिल आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो बस 10 दिन हम गुजारा करते हैं, बाकी दुकान से उधार लेके फिर अगले महीने उसको दे दिए, फिर ऐसे ही गुजारा चलता है। उधार पे चल रहे हैं? हाँ, तकरीबन आधार पे चलते हैं। रेलवे को आपने सारी अपनी लाइफ दी? हाँ जी बिल्कुल। इस पेंशन में तो आपका इलाज खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो वो मुमकिन नहीं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सेहत दे। अगर बंदे को कोई बीमारी आ जाए तो फिर अल्लाह ही वारस है। गरीबों के लिए तो कोई सहूलत नहीं है। अभी गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है कि सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। इस पे क्या जवाब है आपका? इसका लिंक दुनिया भर से, कोविड से ज़रूर जोड़ा जा सकता है, आपका क्या ख्याल है? देखो जी, जैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं कि दुनिया में महंगाई हो गई है, वहाँ लोगों के वसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देखो ये तबका जो सुबह दिहाड़ीदार बंदा है इधर खड़ा होता है और वो सुबह को शाम को 1000 रुपया लेके जाता है, और अगर उसके 5-6 बच्चे हैं और उसका मकान किराए का है और कोई उसका इसके अलावा ज़रिया मुआश नहीं है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? महंगाई तो डेफिनेट है और हर बंदा है वो जो है ना वो इसमें पिस रहा है। तो हम तो हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि महंगाई को कम करो। महंगाई अगर कम होगी, चीनी की इतनी कीमत बढ़ी हुई है, घी की इतनी कीमत बढ़ी हुई है, दालों की इतनी कीमत बढ़ी हुई है कि बंदे का गुजारा करना बहुत मुश्किल। महंगाई कितनी बढ़ी है? ओ भाई महंगाई का तो कोई हद ही कोई नहीं रह गई के महंगाई की इन्नी मैं तो सोचा भी नहीं। महंगाई इन्नी बढ़ गई है भी कोई हाल ही नहीं रह गया। गरीब आदमी का कोई हाल नहीं रह गया। गरीब आदमी का दुनिया दे अल्लाह ही है हाफिज़ नासर। दुनिया दे अल्लाह हाफिज़ नासर। महंगाई इन्नी बढ़ गई है कि एदा पता नहीं की बनना है, की बना दिता ने फाड़ के। इन्नी महंगाई होई पई है कि जिदी हद ही कोई नहीं रह गई। महंगाई दी हद मुका दी असी तुसी की। और बड़े बड़े लोग जेडे ने महंगाई दी वजह तो परेशान होए पे ने। फैक्ट्रियां वाले फैक्ट्रियां वाले भी बहुत महंगाई तो हाथों तंग ने। असी भी तंग असी मजदूर जो ये वजह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। आईटी में भी मेरी 2 जॉब्स करता हूँ। इवनिंग में टीचिंग करता हूँ, वैसे मैं आईटी ऑफिसर हूँ। कैसे चल रहे हैं मामलात? ठीक नहीं चल रहे। जो हम कमाते हैं ना उसका 70% गवर्नमेंट हमसे ले लेती है। 70% मैं अपने बच्चों को 30% पे पालता हूँ, अंदाज़ा लगा लें इसका। आप भी अपना जो भी कमाते हैं आप भी 70% गवर्नमेंट को दे रहे हैं अपना। वो किस तरह से दे रहे हैं? सबसे पहले तो आप जब पेट्रोल लेंगे उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। आधे तो बिल ही चले गए आपके। बिल में जाएंगे, आपकी तनख्वाह निकल जाएगी,
जो भी चीज़ आप खरीदते हैं हर चीज़ पे टैक्स आप पे कर रहे हैं, फैसिलिटी आपको ज़ीरो। फिर कहते हैं जी वो बिजली चोरी होती है, हमें कहीं से रिकवर करनी, और भाई जो बिल दे रहे हैं उसी से रिकवर करनी है, ये समझ से बाहर है। दूसरी चीज़, मैंने हिस्ट्री में जाहिर बात हमारी भी एज हो गई है, अंडे इतने महंगे नहीं देखे। ये इसका आलमी मंडी से भी आप कह रहे थे कि ताल्लुक है जी, महंगाई है, कोरोना है, और भाई अंडों का क्या ताल्लुक है उससे, आप ये बताएं। गंदम का क्या ताल्लुक है? हाँ, इसका क्या ताल्लुक। अच्छा, दूसरा वो जो चीज़ चीनी को देख ले, चीनी का क्या ताल्लुक है? उससे क्या ताल्लुक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनको तो मैनेज करे गवर्नमेंट। अगर वो कहते हैं, अच्छा मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, मैं बच्चों को टीच कर रहा था, बच्चों ने कहा सर धरना है, हम वापस कैसे जाएंगे, मैं कहा उधर ही बैठते हैं, आप लोग भी चले, कुछ अपनी राय दो। अब ये भावलपुर से वहाँ पे मेरे पढ़ने आते हैं, मेरे पास जॉब करते हैं, तो भावल नगर से, तो ये वहाँ पे किस तरह सरवाइव करेगा, घर क्या बेचता होगा, यहाँ ये क्या खाना खाएगा। एक दफ़ा के खाने के लिए 100 रुपीज़, अंदाज़ा लगाएं। तो मैं कहता हूँ कि आप जो भी चीज़ खरीदते हैं वो खाना भी स्टैंडर्ड का नहीं है। स्टैंडर्ड का नहीं, जाहिर बात है, एक आम होटल का खाना जो 100 रुपये में इसको पूरा नहीं पड़ता, 2 रोटियाँ या 3 रोटियाँ सालन की प्लेट लेगा तो वो भी अगर पूरा नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूँ ठीक है, आलमी मंडी में महंगाई है, चीज़ें जिनके ऊपर कंट्रोल हो सकता वो तो करो यार। आप बैठे हैं, आप कहते हैं जी हाँ ठीक है, समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं नहीं कहता कोई करप्ट है। अगर वो कहते हैं कि जी ये करप्ट है तो साबित नहीं हुआ, अब वो साबित करे। मैं कहता हूँ जी उनके ऊपर उसने कहा था कि जी ये मैं इनसे चोरों से पैसे निकलवाऊंगा, तो उससे सवाल ए करो, जवाब होता है चोरों से पैसे निकल, सवाल बी होता है, जवाब होता है चोरों से पैसे, और भाई कितने निकलवाए हैं, रिकवरी ज़ीरो। अगर कोई करप्ट है मुल्क में तो क्यों नहीं पैसे मिल रहे, मेरा तो लगता है करप्ट ही कोई नहीं था, किसी ने करप्शन की ही नहीं। बतौर उस्ताद, बच्चे जो आ रहे हैं आपसे पढ़ने तदरीस के लिए, वो जीनियस आ रहे हैं या एवरेज से बिलो हो गए हैं? मैंने 2-3 चीज़ें देखी, गर्ल्स की क्लास भी पढ़ाता हूँ, बॉयज़ की भी पढ़ाता हूँ। गर्ल्स जो घर पे बैठी हैं वो पढ़ रही हैं थोड़ा बहुत, बॉयज़ जो हैं वो तो अपनी रोटी के चक्कर में पड़े कहते हैं, हमारे तो अफोर्ड ही नहीं होता, हमारे माँ बाप हमें भेज देते हैं, वो 2 दिन बाद कहता है सर मुझे वहाँ नौकरी मिल गई, आज नहीं मैं पढ़ने आ सकता। टेक्निकल एजुकेशन है ना कंप्यूटर्स की, वो कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं, तो वो उसके ऊपर जब उनको थोड़ा बहुत आ जाता है वो जॉब के लिए निकल जाते हैं, वो फिर वो पूरी उसको तालीम को भी पूरा नहीं मुकम्मल करते। तो वो हर एक को अपनी नफ्सा नफ्सी का मामला है, किसी को 15 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, वो कोशिश करते हैं कि ये कमा ले, हमारी बाइक का पेट्रोल तो निकले, खाना निकले, कुछ तो अपने माँ बाप को सपोर्ट करे। तो ये बड़ा लम्हे फिक्री है, ये हम सबको सोचना चाहिए। हम सबके पैसे जो हैं 70-80% तो आप गवर्नमेंट को कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तब टैक्स दे देते हैं, कोई और चीज़ आप जैसे पेट्रोल, ये वो जो मजबूरी की चीज़ें हैं, बिजली आपने यूज़ करनी है, पेट्रोल आपने डलवाना है, पानी आपने पीना है, गैस आपकी ज़रूरत है, ये जो बेसिक ज़रूरत है इसमें 70% आपकी तनख्वाह चली गई। 30% में आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं, क्या नहीं खिला रहे हैं, ये अब आपने सोचना है कि आपकी गवर्नमेंट आपको किस तरफ लेके जा रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि मेरे किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन कॉज एक अच्छा नेक कॉज है, आना चाहिए, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें ताकि उनको एहसास हो, गवर्नमेंट जाए या ना जाए इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा है कि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पता चले। शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपके सामने है, आप रिक्शा ड्राइवर से बात कर लें, रेडी चलाने वाले से बात कर लें, किसी मौलम से बात कर लें, एक ही बात है कि महंगाई ने अवाम की चीखें निकाली हैं और वो महंगाई की चक्की में बाकायदा पिस रहे हैं, और इस वजह से लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, पेन में चले गए हैं, पैनिक ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं महंगाई की वजह से। अभी टीचर हमारे साथ बैठे थे, उनसे हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो लड़के हैं वो कहते हैं कि हमारा जो रोटी के मसाइल हैं वो हम पूरे करने निकलते हैं घर से। तो तालीम का इसी वजह से स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है और महंगाई का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। फात शहबाज खान को अकबर चौक से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।